हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक ट्रांसफार्मर के ऊपर वीडियो बनाया था जहां पे मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर होता क्या है और किस तरीके से ट्रांसफार्मर काम करता है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग एक बार उस वीडियो को भी देख लेना। आपको काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा ट्रांसफार्मर के बारे में, एक ओवरव्यू आपको जो है वो मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक देखना। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कोई भी डाउट है अगर आप लोगों का कि ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है, कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए होते हैं, उनका काम क्या होता है, वो बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मोस्टली जितने भी लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए तो ये फ्री है, बट इससे हम लोगों की काफ़ी हेल्प हो जाती है। अब देखो, ट्रांसफार्मर जो है वो एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफर करता है। अब ये कैसे कर पाता है? ये कर पाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से दो कॉइल होती हैं ट्रांसफार्मर में, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, जो मैं आगे चल करके अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को। वो दोनों ही कॉइल्स बिना फिजिकली आपस में कनेक्ट हुए, बिना आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्ट हुए, वोल्टेज को एक लेवल से दूसरे लेवल में कन्वर्ट करती हैं बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए हुए। अब ये वोल्टेज का स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन करती हैं, वो हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग वोल्टेज का स्टेप अप करना चाहते हैं या फिर वोल्टेज का स्टेप डाउन करना चाहते हैं। तो अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर की बात करें तो सबसे पहला जो यहाँ पे पार्ट आता है ट्रांसफार्मर का, वो है ट्रांसफार्मर की कोर। तो देखो, ट्रांसफार्मर की जो कोर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और यही डिसाइड करती है कि ट्रांसफार्मर में कितने लॉसेस होंगे, ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी क्या होगी। ठीक है। ट्रांसफार्मर कोर जो होता है वो लैमिनेटेड होता है सिलिकॉन स्टील से। ठीक है। अब सिलिकॉन स्टील से इसको इसलिए बनाया जाता है ताकि एडी करंट से होने वाले लॉसेस कम से कम हो सके। दूसरा, ये जो आपका कोर है ये मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए एक पाथ प्रोवाइड करता है, यानी कि जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है ये कॉइलों में, ये कोर में, क्योंकि प्राइमरी कॉइल पे जैसी सप्लाई आएगी तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा कोर में, तो उसका एक मैग्नेटिक फ्लक्स का एक पाथ जो है वो प्रोवाइड करता है कोर। ठीक है। उसके बाद अगला यहाँ पे जो पार्ट होता है वो होता है वाइंडिंग्स, जिसको हम लोग कॉइल्स भी बोलते हैं। अब इसमें अगर आप लोग देखोगे तो ट्रांसफार्मर में दो मेन कॉइल्स होती हैं। एक है हम लोगों का प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग हमेशा इनपुट साइड में कनेक्ट होती है ट्रांसफार्मर के, या फिर आप ये कह सकते हो कि प्राइमरी वाइंडिंग हमेशा सोर्स वोल्टेज या फिर वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट होती है। जो आपका सोर्स वोल्टेज जो भी होगा उससे प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्ट होगी। और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है वो आउटपुट साइड में कनेक्ट होती है, फिर आउटपुट लोड साइड में कनेक्ट होती है। ट्रांसफार्मर में सप्लाई हमेशा प्राइमरी वाइंडिंग में कनेक्ट होगी और लोड हमेशा सेकेंडरी वाइंडिंग में कनेक्ट होगा। उसके अलावा जो वाइंडिंग्स होती हैं वो कॉपर या फिर एल्युमिनियम वायर्स की बनी हुई होती है। ठीक है। ये डिपेंड करते हैं कि आपका ट्रांसफार्मर जो है वो कॉपर वाइंडिंग में है या एल्युमिनियम वाइंडिंग में है। जितने भी हमारे हाई रेटिंग के जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो मोस्टली आपके कॉपर में आपको मिलेंगे। ठीक है। जो लो कॉस्ट या फिर लो रेटिंग के जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो कॉपर में या एल्युमिनियम में, दोनों में ही आपको मिल जाएंगे। वो डिपेंड करता है कि भाई अगर आप कोई सेम रेटिंग के, अगर आपको मान के चलो दो ट्रांसफार्मर अगर आपके सामने रखे जाएं और एक का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, एक का थोड़ा प्राइस कम है, तो इट मीन्स कम वाला जो है वो एल्युमिनियम की वाइंडिंग से बना हुआ है। ठीक है। मतलब एल्युमिनियम की वायर उसमें यूज हो रखी है। उसके बाद जो वाइंडिंग्स के टर्न का जो रेशियो होता है वो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन डिसाइड करता है कि भाई प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे। उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग्स के जो वोल्टेज होगा वो आपको वोल्टेज क्या मिलेगा। इनपुट में मान के चलो आप 415 वोल्ट दे रहे हो सकता है कि आउटपुट में आपको 11,000 वोल्ट मिल रहा हो, या आप इनपुट में यानी कि प्राइमरी में, अगर आप प्राइमरी वाइंडिंग में अगर आप 11,000 वोल्ट दे रहे हो तो हो सकता है कि आपको सेकेंडरी में 415 वोल्ट मिल रहा हो। तो ये सारा खेल जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स का होता है। ठीक है।
उसके बाद अगला यहाँ पे पार्ट आता है ट्रांसफार्मर में इंसुलेशन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ट्रांसफार्मर में क्या होता है ना कि वाइंडिंग्स को एक दूसरे से और कोर से अलग रखता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो और कोई भी ऐसा मतलब कि एक्सीडेंट ना हो ट्रांसफार्मर के अंदर, इसलिए इंसुलेशन जो है वो यूज़ किया जाता है। इंसुलेशन का जो मेन मोटिव होता है वो आइसोलेट करना होता है वाइंडिंग्स को फ्रॉम ईच अदर, मतलब एक दूसरे से और कोर से, ठीक है। उसके बाद ये क्या काम करता है, ये हाई ग्रेड इंसुलेशन मटेरियल जैसे कि पेपर या फिर प्रेस बोर्ड का यूज करके जो है इनको बनाया जाता है, ठीक है। अगला पार्ट यहाँ पे ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन में होता है इसका टैंक। अब जो भी यहाँ पे मैंने आपको पार्ट्स दिखाए हैं, यहाँ पे देखो ये इंसुलेशन हो रखा है वाइंडिंग में, इस मतलब जो वाइंडिंग है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की 3 फेज का ट्रांसफार्मर है और इसके बाहर से इंसुलेशन कर रखा है। अब इस पूरे कंटेनर को इसको मतलब पूरे इसको एक कंटेनर के अंदर डाला जाता है, एक टैंक के अंदर डाला जाता है, ठीक है। तो ये बाहर की हाउसिंग होती है जो हमको बाहर, अगर आप कोई भी ट्रांसफार्मर देखोगे अपने घर के आसपास तो इस टाइप का ट्रांसफार्मर आपको दिखेगा। ये कंटेनर होता है, एक टैंक होता है, इसके अंदर ही वाइंडिंग्स होती हैं, ठीक है। तो जो आपका टैंक होगा वो बड़े ट्रांसफार्मर में कोर और वाइंडिंग को रखने के लिए इसको बनाया जाता है और इस टैंक को ऑयल से भरा जाता है या फिर जो इंसुलेशन और कूलिंग के लिए जो अदर मेथड यूज होते हैं उनको यहाँ पे यूज किया जाता है। जो हाई रेटिंग के ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें कूलिंग के लिए ऑयल हम लोग यूज करते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। और भी कई सारे मेथड्स होते हैं ट्रांसफार्मर को कूल करने के लिए, यानी कि ठंडा रखने के लिए, क्योंकि जब ट्रांसफार्मर काम करेगा तो जो इस कोर है, कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स बनने की वजह से कोर हीट होगी, यानी कि उसमें कुछ तो लॉसेस होंगे। आप 100% लॉसेस जो है खत्म नहीं कर सकते ट्रांसफार्मर के, जो कुछ लॉस होंगे जो हीट की फॉर्म में निकलेंगे उसको हमें ट्रांसफार्मर को ठंडा करना जरूरी है। अगर हम लोग ट्रांसफार्मर को ठंडा नहीं रखेंगे या फिर उसको कूलिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे, एक्सटर्नल कूलिंग अगर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ट्रांसफार्मर हमारा डैमेज भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए इसमें जो है वो ऑयल वगैरह फिल रहता है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे पार्ट होता है ट्रांसफार्मर का वो है ट्रांसफार्मर कॉइल। अब ट्रांसफार्मर कॉइल हीट को कूल करता है, यानी कि हीट को जो ट्रांसफार्मर की जो कॉइल और पूरी जो कोर है वो हीट हो जाती है तो उसको ठंडा करने का काम करता है। और ये इलेक्ट्रिकल जो अदर कंपोनेंट्स होते हैं जो आपका ऑयल में डूबे हुए होते हैं उनको भी इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। तो ट्रांसफार्मर ऑयल एक तो कूलिंग का काम करता है, दूसरा ये इंसुलेशन का भी काम करता है, दोनों काम करता है ये, ठीक है। अगला जो पार्ट होता है यहाँ पे वो होता है बुशिंग्स। यहाँ पे ट्रांसफार्मर में आपको दिख रहे होंगे ऊपर से जो ये लगे हुए हैं ना, जिनके ऊपर वायर लगी हुई होती है, ये बुशिंग्स होते हैं, बुश होते हैं, ठीक है, बुशिंग्स बोलते हैं इनको हम लोग। तो ये इंसुलेटेड टर्मिनल्स होते हैं जहाँ से ये वाइंडिंग कनेक्शंस ट्रांसफार्मर टैंक से बाहर आते हैं या फिर ट्रांसफार्मर में जाते हैं। अगर प्राइमरी मान के चलो ये वाला साइड प्राइमरी है और ये तीन जो है वो सेकेंडरी साइड है, तो प्राइमरी साइड में क्या होगा, यहाँ पे 3 वायर आएंगी आर वाई बी, ये ट्रांसफार्मर के कॉइल में जाएंगी यानी कि प्राइमरी कॉइल में जाएंगी। और जो ये वाला जो बुशिंग है हमारे या फिर ये वाला जो बुश है, यहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग से सप्लाई आएगी और ये हमारे फिर लाइन में चली जाएगी, ठीक है। तो इनका काम होता है सप्लाई अंदर वाइंडिंग को देना या फिर ट्रांसफार्मर से सप्लाई लेकर के हमें आगे लाइन में देना, ठीक है, वाइंडिंग में देना या फिर आगे लाइन में देना। ये प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग जो है वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखो ये भी यहाँ पे बुशिंग्स जो है वो दिखाए गए हैं। उसके बाद अगला जो पार्ट होता है ट्रांसफार्मर का वो होता है कूलिंग मैकेनिज्म। अब यहाँ पे एक होता है नेचुरल एयर कूलिंग। अब नेचुरल एयर कूलिंग में क्या होता है, ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर कोई भी ऑयल वगैरह फिल नहीं किया जाता। यहाँ पे क्या होता है, बाहर से जो भी ट्रांसफार्मर की बॉडी पे जो भी हवा लग रही है उसी से ही ट्रांसफार्मर जो है वो ठंडा होता है। लेकिन इसकी बॉडी जो है वो इस तरीके से बनाई जाती है कि अगर कोई हवा अगर ट्रांसफार्मर पर लग रही है तो वो उसको मैक्सिमम कूलिंग प्रोवाइड कर सके। यहाँ पे स्लॉट्स बने हुए होते हैं जैसे हमारे इंडक्शन मोटर में बने हुए होते हैं, आपने देखा होगा इंडक्शन मोटर में स्लॉट्स कटे हुए होते हैं, वो कूलिंग पर्पस के लिए ही होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं ये लो रेटिंग के ट्रांसफार्मर होते हैं। दूसरा मेथड होता है यहाँ पे ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल मेथड का। इसमें क्या होता है कि ऑयल को सर्कुलेट किया जाता है और वो ऑयल को सर्कुलेट जैसे ही करेंगे तो ऑयल क्या होगा, वो वाइंडिंग्स की गर्मी या
वाइंडिंग्स से कांटेक्ट में आकर के ऑयल गर्म हो जाएगा। ऑयल गर्म होने के बाद वो ऑयल बाहर का जो वातावरण है, बाहर की जो भी हवा है उसके कांटेक्ट में जो रॉड्स जो होंगे या फिर जो सेल होंगे वो कांटेक्ट में आएंगे और इस तरीके से उसको कूलिंग प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा ऑयल कूलिंग मेथड भी होता है, यहाँ पे एयर ब्लास्ट कूलिंग मेथड भी होता है और भी कई सारे मेथड होते हैं कूलिंग के। ठीक है, उसके अलावा अगला जो यहाँ पे पार्ट होता है ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन का, वो होता है टेप चेंजर का। टेप चेंजर को क्या काम किया जाता है? टेप चेंजर को यूज किया जाता है आउटपुट वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए। तो ये रेगुलेट कैसे करता है? ये रेगुलेट करता है जो टर्न रेशियो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स के, उनको चेंज करके। ठीक है, तो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न रेशियो को अगर ये चेंज कर देगा तो उससे क्या होगा कि आउटपुट वोल्टेज जो है वो हम लोगों का रेगुलेट होगा। तो अगर हमको वोल्टेज रेगुलेट करना है तो वो हम लोग टेप चेंजर से इस तरीके से कर सकते हैं। एक होता है हम लोगों का यहाँ पे ऑफ लोड टेप चेंजर। तो ऑफ लोड टेप चेंजर जो होता है इसको ऑपरेट करने के लिए ट्रांसफार्मर को ऑफ करना पड़ता है, लेकिन जो ऑन लोड टेप चेंजर होता है इसको बिना ट्रांसफार्मर को ऑफ किए ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे हमको ट्रांसफार्मर को ऑफ करना पड़ रहा है टेप चेंज करने के लिए, इट मीन्स कि वो ऑफ लोड टेप चेंजर है। और जहाँ पे हम लोग ऑनलाइन मोड में या फिर ट्रांसफार्मर ऑन है हमारा, वहाँ पर भी अगर हम लोग ऐसा कुछ कर पा रहे हैं तो इट मीन्स वो ऑन लोड टेप चेंजर है। यहाँ पे इमेजेस आप देख सकते हो। उसके बाद अगला यहाँ पे पार्ट होता है ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन का कंजर्वेटर। कंजर्वेटर टैंक होता है, ये उन ट्रांसफार्मर्स में होता है जिन ट्रांसफार्मर्स में ऑयल कूलिंग होती है। ठीक है, तो ये बड़े ट्रांसफार्मर में एक ऑयल एक्सपेंशन टैंक होता है जो मेन ट्रांसफार्मर के टैंक के ऊपर लगा हुआ होता है और उससे कनेक्ट होता है। ठीक है, ताकि ऑयल की एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को मैनेज किया जा सके। जब क्या होगा, जब आपका ट्रांसफार्मर ऑनलाइन मोड पे होगा यानी कि ऑन होगा, तो उस केस में क्या होगा कि ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी सेकेंडरी जो कॉयल है वो भी हीट होंगी, ट्रांसफार्मर का कोर जो है वो भी हीट होगा और ये सभी पार्ट्स जो होते हैं वो ऑयल में डूबे हुए होते हैं, तो उसकी वजह से ऑयल भी हीट होता है। तो जब ऑयल हीट होगा तो उस केस में क्या होगा, ऑयल अपना लेवल बदलेगा, यानी कि ऑयल जो है वो ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो इसलिए क्या काम किया जाता है, इसके साथ में एक कंजर्वेटर टैंक लगाया जाता है। और जब मान के चलो मैक्सिमम लोड रहता है ट्रांसफार्मर के ऊपर या फिर जो पीक आवर्स होते हैं, यानी कि शाम के टाइम ट्रांसफार्मर के ऊपर मैक्सिमम लोड होता है, सभी लोग अपने घरों में होते हैं, फैन चल रहे होते हैं, टीवी चल रहा होता है, सभी लाइट्स चल रही होती है, उस टाइम पे ट्रांसफार्मर पे मैक्सिमम लोड होता है। ठीक है, जब पीक आवर्स जब होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, ट्रांसफार्मर का ऑयल जो होता है वो काफ़ी हीट हो जाता है, काफ़ी गर्म हो जाता है और वो अपना लेवल चेंज करता है। तो लेवल मान के चलो ट्रांसफार्मर का ऑयल यहाँ तक अगर हम लोगों ने फिल कर रखा है तो वो ऊपर आने लगेगा और वो और ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो इसलिए यहाँ पे ऊपर एक कंजर्वेटर टैंक एक्स्ट्रा लगाया जाता है जो कि आधा फिल होता है। ठीक है, तो जैसे ही ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड बनेगा तो ये ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा और यहीं पे एक ब्रीदर भी लगा हुआ होता है जो ट्रांसफार्मर जो है वो ब्रीथ करने की मतलब कोशिश करता है। जैसे कि ऑयल नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक ब्रीदर लगा हुआ होगा जिससे ट्रांसफार्मर एयर लेगा और ऑयल जो है वो अपना लेवल जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। क्योंकि ट्रांसफार्मर का ऑयल जब नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ पे अंदर पास होने के लिए एयर भी चाहिए होगी और जब ट्रांसफार्मर ऑयल ऊपर की तरफ आएगा तो यहाँ से एयर रिलीज होने के लिए भी जगह चाहिए होती है, तो वो कंजर्वेटर टैंक होता है। तो वहां पे ब्रीदर लगा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो अगला पार्ट ब्रीदर का ही है। तो ब्रीदर क्या काम करता है, ये कंजर्वेटर टैंक से कनेक्ट होता है, जैसे कि मैं आपको भी बता रहा था कंजर्वेटर टैंक के साथ में एक कनेक्ट होता है और इसमें एक सिलिका जेल लगी हुई होती है जो टैंक के अंदर जाने वाले जो एयर है उसमें से मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर सके। यहाँ पे देखो ये एक सिलिका जेल लगी हुई है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये कंजर्वेटर टैंक है, इसके साथ में एक ब्रीदर लगा हुआ है। तो जैसे ही ऑयल मान के चलो ऊपर जाएगा तो जो टैंक का खाली वाला हिस्सा है वहाँ पे जो एयर भरी हुई है वो एयर क्या होगी, बाहर जाएगी। ठीक है, सेम जब ट्रांसफार्मर ऑयल इसका लेवल जब नीचे की तरफ आएगा, यानी कि ऑयल जब ठंडा हो गया तो ये नीचे की तरफ आएगा, तो वापस से क्या होगा, जो ऊपर का खाली जगह अब जो बच गया है वहाँ पे एयर भरेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एयर जाएगी कहाँ से, वो ब्रीदर से जाएगी। तो जब ब्रीदर से एयर जाएगी तो जो हमारे वातावरण में जो भी मॉइस्चर है, मान के चलो ठंड का टाइम है तो उस टाइम पे क्या होता है कि एयर में काफ़ी मॉइस्चर होता है, तो वो मॉइस्चर हमारा ऑयल के अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर मॉइस्चर ऑयल में चला गया तो उस केस में ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में क्या काम किया जाता है, यहाँ पर सिलिका जेल लगाया जाता है। तो एयर में जो भी मॉइस्चर होगा वो सिलिका जेल उसको सोख लेता है। ठीक है, मॉइस्चर को वो रोक लेता है और खाली एयर को आगे पास
होने देता है। ठीक है, उसके अलावा कुछ और पार्ट्स होते हैं जैसे कि रिले हो गया और अदर जो प्रोटेक्शन के लिए डिवाइसेस लगे होते हैं जैसे कि बकौल से रिले हो गई, प्रेशर रिलीफ वॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये भी ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन का पार्ट होते हैं। आई होप कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर में जितने भी पार्ट्स मैंने यहाँ पे कवर किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आप लोगों को इन सभी पार्ट्स पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हो, हम आपके लिए डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।